पिछले 2-3 दिनों से अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो आपको यह दिख रहा होगा कि जैसे पूरे भारत की इंटेलिजेंस मशीनरी एक झटके में ढह गई है और एक शब्द का बार-बार ज़िक्र हो रहा होगा, गिल्टी का। और एक नाम का भी ज़िक्र हो रहा होगा, निखिल गुप्ता का। और इसके साथ-साथ यह नैरेटिव आपके सामने रखा गया होगा जैसे पूरा देश कटघरे में अब खड़ा हो चुका है। इस बीच कुछ लोग मीम्स, ताने, धुरंधर धस गया जैसे जो स्लोगन्स हैं, या रॉ खत्म हो गया, या अब मोदी अमेरिका गए तो गिरफ्तार, अमित शाह को गिरफ्तार किया जा सकता है, अधिकारी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस तरह के तमाम वाक्य तेजी से हमारे सामने सोशल मीडिया में रखे जा रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया को ही कोड बना दिया गया है। लेकिन क्या वाकई अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट में हुई कानूनी कार्रवाई का मतलब वही है जो आपको सामने से दिखाया जा रहा है, या फिर यह कहानी कहीं ज़्यादा जटिल है लेकिन उसे कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे आप खुद भी एक गुनहगार हो। निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक 2023 में प्राग के चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार हुए। अमेरिका के अनुरोध पर उनका एक्स्ट्राडिक्शन हुआ। उन पर आरोप लगा कि अमेरिका की धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में उनकी भूमिका है। यह पन्नू वही है जिसे खालिस्तानी आतंकी के रूप में भारत ने नोटिफाई किया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर 1.5 साल से ज्यादा समय तक कानूनी लड़ाई चली। एक्स्ट्राडिक्शन को चुनौती दी गई अमेरिका की फेडरल जेल में, लेकिन अंततः उनका डिटेंशन हुआ और फिर हाल ही में खबर आई कि निखिल गुप्ता ने गिल्टी प्ली कर दिया है। बस इसी एक क्षण से एक वर्ग ने इसे भारत की वैश्विक बेइज्जती का महोत्सव बना दिया। लेकिन हमें समझना होगा कि कानून जो है वो मीन से नहीं चलते, और ये जो लोग हैं वो कौन लोग हैं जो इस तरह के नैरेटिव को हमारे सामने परोस रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये पूरा मामला क्या है और इसे समझते हैं। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक जिनके ऊपर आरोप लगा कि वो पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकी को मारने की जो पूरी जो रणनीति थी उसमें शामिल है। अमेरिका ने ये आरोप लगाया है। हालांकि लंबे समय तक चले कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उन्होंने गिल्टी प्ली कर दिया है। अब गिल्टी प्ली का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो अमेरिकी फेडरल सिस्टम में गिल्टी प्ली का अर्थ होता है कि अभियुक्त पूरी ट्रायल अब नहीं चाहता, वह आरोप को स्वीकार कर लेता है और सीधे अपने जो सजा के दौर होते हैं उसमें प्रवेश करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने किसी और के खिलाफ बयान देने का कोई औपचारिक समझौता किया है। दरअसल जैसे भारत में हम जिसे अप्रूवर कहते हैं, अमेरिकी प्रणाली में उसे कोऑपरेटिंग विटनेस कहा जाता है। तो कोऑपरेटिंग विटनेस बनने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ एक स्पष्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है जिसमें व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देने या जांच में सक्रिय सहयोग करने पर सहमत हो जाता है। लेकिन अभी तक जो भी हमारे सामने सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध है उसमें कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि निखिल गुप्ता ने ऐसा कोई भी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इसलिए गिल्टी प्ली को सीधे फ्लिप या अप्रूवर घोषित कर देना कानूनी रूप से जल्दबाजी है। अब आते हैं हम दूसरे पहलू पर जो आर्थिक और प्रैक्टिकल है। फेडरल आपराधिक मुकदमे जो अमेरिका में वर्षों तक चल सकते हैं उसमें प्री ट्रायल, मोशंस, डिस्कवरी, ज्यूरी ट्रायल, अपील, हर जो स्टेप होता है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है और काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसे लगते हैं। निखिल गुप्ता के परिवार ने हाल ही में 2-3 दिनों में जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि प्राग में वकीलों की फीस हो, एक्स्ट्राडिक्शन को चुनौती हो, या फिर अमेरिका में जो डिफेंस की फीस हो, इन सब के कारण जो उनके अपने रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं, वो लगभग खत्म हो चुके हैं। यह एक मतलब अगर मानवीय दृष्टि से भी देखा जाए तो ये फैक्ट है कि लंबी कानूनी लड़ाई हर परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ देती है। ऐसे में कई आरोपी, भले वो स्वयं को निर्दोष भी मानते हो, वो गिल्टी प्ली को एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के रूप में चुनते हैं ताकि जो लंबी अनिश्चितता है वो समाप्त हो, एक सजा मिल जाए, उस पर कुछ नियंत्रण हो और सालों के डिटेंशन से बचा जा सके। जो इनका निर्णय है वो नैतिक बहस का विषय तो हो सकता है,
लेकिन कानूनी रणनीति के स्तर पर ये कोई असामान्य चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। अब हम आते हैं उस नैरेटिव पर जो सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में आप और हम देख रहे हैं। वो नैरेटिव क्या है कि अब भारतीय अधिकारी अमेरिका गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून ऐसे नहीं चलता है। किसी भी उच्च पदस्थ अधिकारी के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र साक्ष्य, ग्रैंड ज्यूरी इंडिक्टेड और विशिष्ट आरोप आवश्यक होते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, राज्य से राज्य संबंध और जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति के गिल्टी प्ले से पूरी सरकार पर कानूनी जिम्मेदारी लागू नहीं होती। एक जटिल प्रक्रिया है और हर कदम डॉक्यूमेंट्स में प्रमाण मांगता है, उनको सबूत पेश करने होते हैं। अब एक और हिस्सा है जो भी हम सभी देख रहे हैं, वो है धुरंधर का। कुछ लोग धुरंधर का नाम लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं देखो रियल लाइफ वाला ऑपरेशन अब रियल लाइफ में फेल हो गया, धुरंधर ध्वस्त हो गया, धुरंधर जो है वो पूरी तरह से डूब गया। तो इसको समझना होगा कि सिनेमा और न्यायिक प्रक्रिया दो अलग दुनिया है। फिल्में प्रतीक बनाती है और हम सभी जानते हैं कि धुरंधर से किन समूह को समस्या हो रही है। दूसरी बात यह है कि किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को मीम में बदल देना क्या परिपक्व राजनीतिक विमर्श है? अगर आपको सरकार की आलोचना करनी है तो बिल्कुल कीजिए, सवाल उठाइए, तथ्यों पर, फैक्ट्स पर बहस कीजिए, लेकिन हर संवेदनशील केस को देखो मजा आ गया, धुरंधर फुस हो गया, इस स्तर पर गिरा देना क्या आलोचना के बजाय अवसरवाद नहीं है? कुछ लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टूल है। उन्हें फिल्म से समस्या नहीं थी, उन्हें उस प्रतीक से, फिल्म में जो प्रतीक थी उससे समस्या थी जो फिल्म ने गढ़ा था। एक असर्टिव भारत का, एक ऐसे भारत का जो पाकिस्तान को, जो टेररिज्म को, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को एक्सपोज करता है और एक मजबूत भारत दिखाता है। और आज जैसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय केस सामने आया है जो थोड़ा सा जटिल है, तो उसी प्रतीक को गिराने की जल्दबाजी की जा रही है। लेकिन एक बात याद रखने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हर आरोप सच नहीं होता, हर स्टोरी झूठ नहीं होती। कोर्ट्स अपना टाइम ले सकती हैं, डिप्लोमेसी स्टेप्स में, परतों में चल सकती हैं, लेकिन अब मोदी अमेरिका गए तो गिरफ्तार, अब रॉ अवैध घोषित, ये जो लाइंस है ये अच्छी हेडलाइन या क्लिकबेट के माध्यम से आपको व्यूज और जो एंगेजमेंट है वो तो दिला देंगे, लेकिन इसमें फैक्ट कुछ भी नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय कानून फिटेड ट्रेन से संचालित नहीं होते हैं। गिरफ्तारी के लिए इंडक्टमेंट चाहिए, साक्ष्य चाहिए, ज्यूरिडिक्शन चाहिए और कई स्तर स्टेप प्रक्रिया भी चाहिए। एक व्यक्ति का गिल्टी प्ली पूरी सरकार की कानूनी स्थिति तय नहीं कर सकता। यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप अक्सर व्यापक कूटनीतिक संदर्भ में आते हैं। अमेरिका का अभियोजन अपना केस रखेगा, भारत अपने स्तर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। जो कोर्ट्स हैं वो फैक्ट्स के आधार पर अपने निर्णय देंगे। ये एक मल्टी लेवल एक ऑपरेशन है, एक प्रक्रिया है। इसे ट्विटर थ्रेड में समझना आसान नहीं है। एक आखिरी बिंदु जो बताना जरूरी है कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं इंटेलिजेंस के, ये कभी सार्वजनिक नहीं होते। जो विवाद में आते हैं वही हेडलाइंस बनते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी संरचना ढह गई है। इसका अर्थ यह है कि एक विशेष मामला न्यायिक जांच के दायरे में है। तो आज की स्थिति तो साफ है, निखिल गुप्ता ने गिल्टी प्ली किया है। इसका कानूनी अर्थ यह है कि वो ट्रायल नहीं चाहते और सजा की ओर बढ़ रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कोऑपरेटिंग विटनेस बन गए। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि किसी भी भारतीय अधिकारी के खिलाफ तत्काल अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी अभियान शुरू हो गया है। और अभी तो ये भी कहीं से स्पष्ट नहीं है कि निखिल गुप्ता का संबंध किसी भी भारतीय एजेंसी से था। तो इस तरह के जो भी नैरेटिव चल रहे हैं, जो नैरेटिव चला रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और उस तरह के नैरेटिव्स में नहीं फंसना चाहिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह के विमर्श को, इस तरह के नैरेटिव्स को आप तक
सामने ला सके और उसकी सच्चाई आपको बता सके। अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।